हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स के आप लोग के एनसीईआरटी पैटर्न में टोटल 6 यूनिट का डिस्कशन किया गया है। मतलब 6 यूनिट को आप लोगों को स्टडी करना है। जिसमें आप लोग का पहला यूनिट है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन में भी 3 पार्ट किया गया है। सेट एंड फंक्शन में जिसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आप लोगों को सेट का स्टडी करना है, सेट थियरी। देखिए, अब इस सेट थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग इसका डिफिनीशन क्या होता है या फिर ये कितने टाइप का होता है और इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड, ठीक है, इसका डिफिनीशन पढ़ना है। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंट करने का मेथड, रिप्रेजेंट करने का मेथड मतलब रोस्टर मेथड, बोल्डर मेथड और वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट मेथड, रिप्रेजेंट करने का मेथड पढ़ना है। ठीक है, इसको ये हो गया। अब कितने टाइप का सेट होता है, जैसे सेट का कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं जैसे प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो सेट कई टाइप्स के होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ सेट मतलब सेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। और इसमें ये 3 पॉइंट पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, एग्जाम्पल्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, उसको सॉल्व करने रहेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन मेथड में बताया गया। इसमें पहला कौन सा रहेगा, रोस्टर मेथड। और इसी में दूसरा रहेगा सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, और इसी में तीसरा पार्ट जो रिप्रेजेंट करने का मेथड होगा वो कौन सा होगा, वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, और इसके टाइप ऑफ सेट्स में जैसे नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। मतलब इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को सेट थ्योरी में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग को पढ़ना है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। देखिए, अब रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये तो पॉइंट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन का ये भी समझ लीजिए कि ये जो रिलेशन और फंक्शन वाला पार्ट है ये आपका 2 पार्टों में डिवाइडेड है। पहला हो गया रिलेशन वाला पार्ट और दूसरा हो गया फंक्शन वाला पार्ट। तो आप लोगों को रिलेशन में क्या पढ़ना है, रिलेशन में सबसे पहले तो रिलेशन को समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है, मतलब उसका डेफिनेशन पढ़ना है, डेफिनेशन और उसके बेस्ड एग्जाम्पल, जैसे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं रिलेशन के बेस्ड वो सब आप लोग स्टडी करनी है। और इसमें भी जैसे रिलेशन में एक टाइप आता है, मतलब एक इसी का पार्ट है, उसका डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, को डोमेन फाइंड करना। मतलब अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, डोमेन, रेंज, को डोमेन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के, जैसे रिप्रेजेंट को भी, इसको रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है जिसको जैसे जिसको इस मेथड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड से इसको रिप्रेजेंट कर जाता है। इसमें जब इसको फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको पाई चार्ट, मतलब इस तरीके से रिलेशन को हम लोग दिखाते हैं कि मतलब इससे इससे रिलेशन है। तो आप लोगों को ये सब पढ़ना है। ठीक है, पिकार्ट के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है इसका टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन तो इंटरफाइनल आप लोगों को पढ़ना रहेगा। बस इसमें आप लोगों को इतना सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, और इसी में एक छोटा सा और पॉइंट जुड़ जाता है इन सबको पढ़ने से पहले, प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। जैसे 2 सेट्स का, जैसे यहाँ पे सेट पढ़ेंगे, उसके बाद 2 सेट को जब हम प्रोडक्ट फॉर्म मिलाएं या फिर 3 सेट को जब प्रोडक्ट करें तो क्या मिलेगा, उसी सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज क्लियर। उसी तरीके से आप लोगों को फंक्शन में, फंक्शन वाले पॉइंट में जो है उसमें क्या पढ़ना रहेगा, उसमें भी इसका डेफिनेशन पढ़ना रहेगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसका डोमेन कैसे निकलता है, इसका रेंज कैसे निकलता है, इसका को डोमेन क्या होता है। ठीक है, इन सभी को, और इसको
ग्राफ मेथड, मतलब एक फंक्शन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और सारी चीजें तो यही सब है, लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड रहता है, ग्राफ मेथड से रिप्रेजेंट करना। ग्राफ मेथड से किसी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ग्राफिकल, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन एक लाइन का फंक्शन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से इसको ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया, तो ये भी एक किसी न किसी एक्स और वाई में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ये एक टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और इसको ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो है ग्राफ मेथड के अंडर आ जाएगा। ठीक है, और इसका ये कितने टाइप का होता है वो सब फंक्शन पढ़ने आपको, जैसे इसमें कुछ टाइप है, 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है, वो सब आपको इंटर फाइनल में पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लास 11th है, बस इसमें आप लोगों को फंक्शन के बारे में जानना है और उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज के बारे में जानना है। अब नेक्स्ट सेट एंड फंक्शन में है आपका जो है वो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन है। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन में आप लोगों को सबसे पहले इसके फंडामेंटल चीजें जाननी होगी। फंडामेंटल चीजें जानने का मतलब है, जैसे क्लास 10th में, क्लास 9th और 10th में भी आप लोगों ने जैसे रेडियन निकालना सीखा होगा, रेडियन से पाई में कन्वर्ट करना, जैसे यूनिट सर्कल से इस ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन को डिफाइन करना, वो सब कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग को वो सब चीज जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसमें फंडामेंटल चीजें जो 10th की जाननी होगी। उसके बाद फिर हम लोग को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ साइन एंड कॉसेंस आते हैं, जैसे जो इस तरीके से होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस माइनस बी, इस तरीके से कॉस का कॉस ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस बी, इन सभी चीजों का हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। जैसे इस तरीके से कुछ और भी है, जैसे साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस, इस तरीके से टेन ए प्लस टेन बी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सब चीजों का अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये सब आप लोग के लिए नई चीजें हैं, इन सबको आपको बेटरली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आता है, जैसे कॉस 2a का वैल्यू क्या होगा, साइन 2a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और टेन 2a को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें हम लोग को एक पॉइंट और पढ़ना है कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म मतलब जैसे यदि कहा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि साइन 30 हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये तो एक पार्टिकुलर केस है कि हम लोग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसके कितने और टर्म हो सकते हैं, मतलब जैसे इस रोटेशन में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एक बार आ गया, अब एक बार रोटेशन करने के बाद भी तो आएगा ना, और फिर रोटेशन करें उसके बाद भी आएगा 30। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है इन सभी लोगों को वो कहलाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन मेथड। उसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे साइन क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 आ गया था। इसी तरीके से हम लोग को साइन अल्फा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल वैल्यू क्या होगा। इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब चीजें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन में पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपका अलजेब्रा। अब देखते हैं अलजेब्रा में आप लोग को क्या पढ़ना है। अलजेब्रा में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन में आप लोगों को पढ़ना रहेगा कि इसका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, इसका प्रूफ पढ़ना रहेगा, इसमें सिंपल प्रॉब्लम पढ़ने रहेंगे, बस ये सब पढ़ना रहेगा, और ये किस तरीके से मैथ में हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सिंपल कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, यही सब पढ़ना रहेगा, मतलब इसका क्या पढ़ना है आप लोग को, प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या पढ़ना है, सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस अलजेब्रा के दूसरे पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, दूसरे पार्ट में आप लोग को क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में।
कॉम्प्लेक्स नंबर नेम से क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, आधा रियल पार्ट है और आधा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी मतलब जैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यदि कहीं पे आप लोग को √-1 आ जाए तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड कर दिया जाता है कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू होता है आई, जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। और यदि किसी नंबर, कोई नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है 2 + 3i या फिर 3i, तो ये कैसा नंबर कहला रहा है? ये वाला नंबर 2 + 3i जो फॉर्म होगा, ये वाला नंबर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसी टाइप के नंबर के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। जैसे इस टाइप का नंबर का यूज क्या है, पहला तो हम लोग को यूज पढ़ना है। इस टाइप के नंबर के बारे में जानना है कि नंबर क्या होता है, उसका जिसका पढ़ना है क्या? यूज। मतलब इसको मैथमेटिक्स में हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। अब जैसे कहीं पे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है, सॉल्व करते करते आ जाता है x = -3 ± √-4/2। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे इक्वेट करेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे रूट में -4 है। अब इसको कैसे इक्वेट करेंगे? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूजेस दिया हुआ है कि -1 जो है -√1 = i होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 ± -4i √4i। अब √4 का तो वैल्यू पता ही है, 2 होता है, ठीक है। अब ये मिल गया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्यूशन मिल गया इसका, ठीक है। तो अब इसको पढ़ना हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज में क्या पढ़ना हम लोग को? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पढ़ना ये है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कैसे किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करने का मतलब है, यदि कोई फंक्शन इस टाइप से हो a + ib/c + id, तो ये कोई नंबर है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, तो वो सब चीजें भी आप लोग को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। अब तीसरा आपका पार्ट है कि जो इनइक्वालिटी है, मतलब इनइक्वालिटी इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मान लीजिए इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ ax² + bx + c ≤ 0। एक ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन होगा? जितना सोल्यूशन डायरेक्टली बता सकते हैं, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, पावर x का पावर 2 है, तो 2 सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट हो या फिर सेम हो। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, अब तक ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसी में 3 टर्म दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे कोई टर्म दिया हो, यहाँ पे कोई टर्म हो और यहाँ पे कोई टर्म हो, तो इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में भी आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का डिफिनीशन, उसका ग्राफिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, वो सब के बारे में हम लोग को समझना। और यहाँ पे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के फॉर्म में ये तो सिंगल लाइन में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को 1 वेरिएबल, ये सिर्फ 1 वेरिएबल का दिया हुआ है, 1 वेरिएबल पढ़ना है इसमें। 1 वेरिएबल मतलब इस तरीके से, और 2 वेरिएबल, वन वेरिएबल और 2 वेरिएबल, इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम इस इनइक्वालिटी में जानेंगे। जैसे 1 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमको नंबर लाइन चाहिए, और 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग को ग्राफ चाहिए, कार्टेशियन प्लेन चाहिए, ठीक है। अब जिस भी फॉर्म में दिया हुआ, तो 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल के बारे में इनइक्वालिटी हम लोग को अंडरस्टैंड करने हैं, ठीक है। अब चौथा हम लोग का इसमें पॉइंट है, क्या चीज है? कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग को काउंटिंग के बारे में समझना होगा। काउंटिंग के बारे में जैसे मान लीजिए कि 1 से लेके 1000 तक आप लोग को मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको कैसे एक नंबर के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट कर देंगे? फंडामेंटल फॉर्म ऑफ या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग को कुल करने का मतलब है कि फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल को जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए बस कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, फैक्टोरियल के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें फैक्टोरियल के बारे में।
फैक्टोरियल जिसको हम लोग मान लीजिए n है तो फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ना है। और इसमें कॉम्बिनेशन मतलब इसका एनसीआर, यहां से एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन हुआ, एनपीआर मतलब परम्यूटेशन हुआ। अब ये सब जो दो टर्म्स है ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ रिलेशन होता है, तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। एनसीआर का मतलब क्या होता है और एनपीआर का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज आता है, तो उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। और ये सब इन दोनों में क्या चीज रिलेशन होता है वो भी पढ़ना है। ठीक है, और एक होता है पास्कल ट्रायंगल, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। जैसे जो ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म होता है जैसे NC1, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल यही सब मिलके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल का फॉर्म बना लेते हैं, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जो है पांचवा पॉइंट क्या पढ़ना हम लोग को, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसे आप लोग को जनरली कह दिया जाए a प्लस बी टू दी पावर 500 को एक्सपेंड कीजिए, सॉरी a प्लस एक्स टू दी पावर 500 को एक्सपेंड कीजिए, तो इसको एक एक्सपेंस करने का एक बेटर मेथड बाइनोमियल थ्योरम ही है। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे मल्टीप्लाई करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना है, जो इस तरीके से है, जैसे x प्लस ए टू दी पावर n के फॉर्म में। आप n का वैल्यू जो भी रखिए, मतलब इसका एक एक्सपेंशन फॉर्म मिलता है, उसी में हम लोग को पूरा वर्क करना है। ये डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एक्सपेंशन होता है उसका मिडिल टर्म क्या होगा, या फिर इतना का एक्सपेंशन हुआ या फिर जितना का एक्सपेंशन हुआ उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। और इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब मिडिल टर्म निकालना है, इसमें मिडिल टर्म निकालना है, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। और ए और एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे उसका एक्सपेंशन किस तरीके से होगा वो सब पढ़ना है हम लोग को। और कौन सा टर्म कहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, इसमें इसके एक्सपेंशन है। मान लीजिए इसमें हम लोग को 122 टर्म्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें इस जो फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में, उसके अकॉर्डिंग सब निकाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के बारे में आप लोग को निकालना है। और कौन सा टर्म है, टर्म्स, मतलब कौन सा टर्म है वो सब हम लोग को निकालना है, और इसका सिंपल जो एप्लीकेशंस है वो सब हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस अलजेब्रा का जो है एक और टॉपिक है आप लोगों का, अलजेब्रा का एक और टॉपिक है वो है सीरीज, सम एंड सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड सीरीज। सम एंड सीरीज में आप लोग जैसे हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, उसी तरीके से एक और सीरीज आती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक और सीरीज होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, ठीक है। ये आई थिंक आप लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, उसी तरीके से आप लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। और कोई भी यदि सीरीज गिवन हो, कोई भी सीरीज गिवन हो तो उसको सम कैसे करेंगे, जैसे जनरल सीरीज गिवन हो, ना ही वो अर्थमेटिक हो ना ही ज्योमेट्रिकल हो, ठीक है, तो उसको सम कैसे करेंगे, उसको अरेंज कैसे करेंगे सम करने के लिए, तो वो सब भी हम लोग सम एंड सीरीज में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोई ज्योमेट्रिकल सीरीज है जो इनफाइनाइट तक है, मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला सीरीज जो इनफाइनाइट तक जाता हो, तो उसको हम लोग कैसे सम करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या आगे यहाँ पे पढ़ना रहेगा हम लोगों को, एक वैल्यू है यहाँ पे समीशन ऑफ n की वैल्यू, समीशन ऑफ सॉरी k की वैल्यू, जहां पे n इज इक्वल टू 1 टू समीशन ऑफ k वैल्यू पढ़ना है, समीशन ऑफ k स्क्वायर और समीशन ऑफ k क्यूब। इन सब का कहने का मतलब है यदि आपको कोई टर्म दे दिया जाए
कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 या 1000 तक आप लोग ऐड कर रहा हो, इसका कौन सा फार्मूला आप लोग यूज करेंगे कि जो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अनंत वेरिएबल के फॉर्म में। जैसे एपी भी तो है ये, तो एपी के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का एक जनरल फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगा के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से के स्क्वायर है, मतलब यदि यहाँ पे इस तरीके से 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 एन स्क्वायर, तो इसी को हम लोग सबमिशन ऑफ एन स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, जितना भी टर्म्स हो इसमें तो सब इसमें सम निकालेंगे। उस तरीके से एन क्यूब, सबमिशन ऑफ एन क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरीके से एन का क्यूब तक हो टोटल, तो उसको हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग को अलजेब्रा में पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोग को अलजेब्रा में ही पढ़ना है। को तीसरा टॉपिक पढ़ना है क्या, मतलब तीसरा यूनिट आप लोग का रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग को कोऑर्डिनेट से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें पढ़नी रहेंगी। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन का एक बनाने का मेथड होता है, आई थिंक यदि नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में, कैसे कार्टेशियन फॉर्म से स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन कोई वैल्यू हो, जैसे एक पॉइंट हो x1 y1, दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो इस तरीके से हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन करेंगे, कैसे स्ट्रेट लाइन को फॉर्मेशन करेंगे, इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। उन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। जैसे इसका इक्वेशन बनाना, ठीक है, इसमें स्लोप निकालना, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना रहेगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगे, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। जैसे स्ट्रेट लाइन में एक और पॉइंट आता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो क्या कंडीशन होता है, मतलब कट वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं या फिर किसी एंगल पे कट करते हैं, तो एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सब जो आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट में दूसरा पॉइंट है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, जैसे कोनिक सेक्शन नेम से क्लियर हो रहा है। जैसा इसमें आप लोग को पढ़ना है कि पैराबोला, ठीक है। सर्कल के बारे में पहले आपको थोड़ा सा सर्कल के बारे में पढ़ना होगा, सर्कल क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, सर्कल, फिर दूसरा क्या पढ़ना है, पैराबोला, तीसरा क्या पढ़ना है, इलिप्स, चौथा क्या पढ़ना है, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को इसमें इस पार्ट में पढ़नी है। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों का आता है 3D ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप लोगों को ये चीज पढ़ना है कि 3D कोई पॉइंट हो, जैसे एक्स वाई जेड, इस तरीके से कोई पॉइंट हो, x1 y1 और z1, तो 3 डायमेंशनल में इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, और इसको कैसे हम लोग एक लाइन में, जैसे 2 पॉइंट दिया हो 3 डायमेंशनल में, तो उसको लाइन में कैसे बनाएंगे, या फिर उसके बीच, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हम लोग को पढ़ा था, उसी तरीके से इसमें में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, या फिर प्लेन कैसा होता है, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग का यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट क्या है, कैलकुलस, मतलब यूनिट नंबर 4 है आप लोग को टोटली कैलकुलस के बारे में, मतलब हाफ, टोटली नहीं कह सकते, हाफ कह सकते हैं, कैलकुलस के बारे में आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। इस कैलकुलस में आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है लिमिट के बारे में, मतलब लिमिट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका यूजेस क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को पढ़ना, और लिमिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उन सभी के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे लिमिट का मतलब हो गया कि कोई चीज कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकती है, कहाँ तक उसका लिमिटनेस है, लिमिट है, उसके बाद फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वही से आपको लिमिट है, मतलब लिमिट के बारे में आप लोग को अंडरस्टैंड करना है उसमें, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, और इसको किसी इक्वेशन पे यदि यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग लिमिट के फॉर्म में पढ़ेंगे। दूसरा चीज होता है डेरिवेटिव।
मतलब कैलकुलस में आप लोग को ये दो चीज सिर्फ पढ़ना है, पहला पार्ट है लिमिट और दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव को आप लोग को अंडरस्टैंड करना है। डेरिवेटिव मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन, मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रहा है या फिर कोई चीज डिक्रीज हो रहा है तो उसमें इन्फाइनाइटली डिस्टेंस पे, इन्फाइनाइटली लेस डिस्टेंस पे, मतलब बहुत थोड़े डिस्टेंस पे, ठीक है, क्या चेंजिंग होगा उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव जब हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और इस डेरिवेटिव के फॉर्म से हम लोग कैसे किसी लाइन के बारे में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के बारे में समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन जैसे कोई वैल्यू होता है डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसको कैसे इक्वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये सब चीज हम लोग को कैलकुलस पार्ट में पढ़ना है। और यहाँ पे यूनिट 5 हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, मैथमेटिकल रीजनिंग। जैसे अलजेब्रा को और आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें कुछ लिमिटनेस, मतलब एग्जिस्टनेस वाली, जैसे इम्प्लाइज क्या होता है, बोथ इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है। ठीक है, और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग में। ठीक है, यदि कहा जाए इस तरीके से, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, यदि x कोई a का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज कर रहा है x एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, हम लोग सेट तो पढ़ चुके अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं यदि x जो है a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है, ये इम्प्लाइज कर रहा है x b का एलिमेंट है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यदि y हम कोई b का एलिमेंट ले तो वो भी इम्प्लाइज करेगा y इज एलिमेंट ऑफ a, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि jx का जो एलिमेंट है वो b का एलिमेंट है, लेकिन y का जो एलिमेंट है वो मतलब ये नहीं कह सकते कि y का एलिमेंट भी जो a का एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जो b है ये बता रहा है यदि ये दोनों कर दे, यदि हम ये दोनों प्रूफ हो, ये दोनों सही हो, ये वाला भी सही हो और ये वाला भी सही हो, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, ये दोनों सेट इक्वल टू हो जाएंगे। तो अब ये हुआ इम्प्लाइज का मतलब, और सिर्फ इम्प्लाइज का मतलब हुआ कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड इम्प्लाइज करता है x इज एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब है यदि x a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई सेट a है और ये b है, तो इसका मतलब हुआ कि x यदि a का एलिमेंट होगा तो ऑलवेज x b का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से हम लोगों को एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। एग्जिस्टेंस मतलब हुआ कि मतलब इस B में कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, Y Z कुछ भी। एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करना। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे फॉर ऑल, मतलब कोई सेट A हो तो उसके ऑल ओवर एलिमेंट के लिए यदि कोई प्रॉपर्टी फॉलो करे तो उसको हम लोग फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ X, फॉर ऑल इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, फॉर ऑल X इज एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, मतलब यही सब जो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना है। और एक सबसे मेन टॉपिक है कंट्राडिक्शन वाला। ऐसे कंट्राडिक्शन में ये पढ़े थे आप लोग की हाई स्कूल में 10th में पढ़े थे कि सबसे पहले एक कोई इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर माने थे, फिर हम लोग का जो थे जो सॉल्व कर रहे थे वो गलत हो गया था, तो हम लोग कह दिए थे कि ये रेशनल नंबर नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वही मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब जो हमको प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे, और ये जो अपोजिट मानेंगे वो वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो जो हम नहीं माने वो करेक्ट है। ये होता है कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, 6वें यूनिट में पहला पार्ट है आपका, पहला पार्ट है इसमें स्टैटिक। स्टैटिक जैसे हम लोग हाई स्कूल में भी स्टैटिक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, उसी तरीके से अब इसमें आगे पढ़ना हम लोग को डेविएशन क्या होता है, रो क्या होता है, ठीक है, इन सब का रिलेशन क्या होता है। अब ये तो मीन मीडियन मोड वो सब तो हाई स्कूल वाली चीजें हैं, लेकिन उस सब चीजों का भी इसमें यूज आएगा। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन को किस तरीके से निकालेंगे, पॉपुलेशन का डेविएशन कितना हो रहा है, तो ये सब हम लोग स्टैटिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और हम लोग को लास्ट पढ़ना है इस आप लोगों के 6वें टॉपिक का, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का आप लोग बेसिक तो पता ही होगा, हाई स्कूल में पढ़े हैं, जैसे टॉसिंग किया जाए, ठीक है, या फिर डिस्कस को हम लोग थ्रो किया जाए, तो वो सब चीजें फंडामेंटल चीजें थी।
उन सब चीजों के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से नॉलेज रहना जरूरी है, फिर आगे ये सब समझ में आएगा। अब इस प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग को उसके आगे जो चीजें हैं, जैसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना रहेगा। और कुछ इसमें लॉ है उसके बारे में हम लोग को अंडरस्टैंड करना रहेगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का इंटर प्रीवियस ईयर का सिलेबस। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।